तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट डेली आपको 8 से 10 करंट अफेयर से संबंधित और स्ट्रेटेजिक के संबंधित क्वेश्चनों को कवर करता है, जो आने वाले एग्जामों में आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मोटिवेशनल कोट के बारे में। उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने जीने का मकसद ढूंढ लिया है, यदि आपने सफलता पाने के लिए लगातार आपने संघर्ष किया है, तो ज़िंदगी आपकी बहुत ही खुशहाल हो जाती है और एक दिन आप सफलता प्राप्त करके आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर जाते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप कह सकते हैं नई दिल्ली में किया गया। यानी नई दिल्ली में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आप कह सकते हैं आयोजन किया गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि नई दिल्ली का पुराना नाम क्या है? तो नई दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। नई दिल्ली आप कह सकते हैं किसने बसाई? तो आप कह सकते हैं ये तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने बसाई थी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, जो भारत की पहली राजधानी थी अंग्रेजों के समय में कौन सी थी? कलकत्ता। और अंग्रेजों के समय में भारत की राजधानी ग्रीष्मकालीन कौन सी थी? तो शिमला थी। और इसी प्रकार से भारत की राजधानी 1911 में आप कह सकते हैं कलकत्ता से बदल करके दिल्ली बनाने की घोषणा की, जबकि 1912 ईस्वी में उसे लागू कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में एससीओ के सभी देशों ने आप कह सकते हैं इसमें भाग लिया। संघाई सहयोग संगठन साल 2001 में स्थापित किया गया। एक यूरेशियन राजनीतिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आप कह सकते हैं रक्षा संगठन है। भारत साल 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत इस सहयोग संगठन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना? तो आप कह सकते हैं 9 जून 2017 को बना। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप कह सकते हैं 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? संघाई के अंदर है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो ये कौन सा संस्करण चल रहा है इसका? तो संघाई सहयोग संगठन का ये चौथा संस्करण चल रहा है, जो 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, इसकी स्थापना जैसे मैंने अभी बताई आपको कब हुई? 15 जून 2001 को संघाई में हुई। एससीओ चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया गया। यानी इसके लिए जो चार्टर लाया गया उस पर हस्ताक्षर कब किए गए? 2002 में किए गए। और इसे लागू कब कर दिया गया? 2003 में इसे लागू कर दिया गया। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के लक्ष्यों और सिद्धांतों आदि के साथ इसकी संरचना और प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। यानी एक चार्टर लाया गया था और बिल्कुल वो चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज के रूप में लाया गया, और जिससे उस संगठन के लक्ष्यों सिद्धांतों आदि के बारे में वहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से बताया गया। और उसकी गतिविधियाँ क्या हैं कि कौन कौन से देश एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, चाहे व्यापार के मामले में हो, चाहे आप कह सकते हैं एक सुरक्षा के मामले में हो, चाहे रक्षा के मामले में हो, वो सब गतिविधियाँ इसमें बताई गई। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, उज्बेकिस्तान में सितंबर 2022 में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कह सकते हैं भारत की, या आप कह सकते हैं एक सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया? तो आप कह सकते हैं वाराणसी को घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया? 2022 में। किस सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया है? कि उज्बेकिस्तान में सितंबर 2022 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? वाराणसी को घोषित किया गया है। इसी प्रकार से इस संघाई सहयोग संगठन की जो भाषा है वो कौन सी है? रूसी और चीनी भाषा को इसकी आधिकारिक भाषा माना जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे। यानी संघाई 5 जो था इसको 2001 से पहले इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें आप कह सकते हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान देश इसमें शामिल थे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 2001 के बाद अगर बात की जाए
तो आप कह सकते हैं इसको नाम दिया गया था SCO, यानी संघाई सहयोग संगठन नाम दिया गया। यानी 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद संघाई 5 को SCO के नाम से जाना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 2001 से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश बने। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं 8 है। जैसे कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ये आप कह सकते हैं राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन के रूप में काम करते हैं। यानी एक दूसरे देश की आप कह सकते हैं, चाहे आर्थिक रूप से बात हो, चाहे सैन्य रूप से बात हो, चाहे व्यापारिक रूप से बात हो, ये सब देश आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों की दक्षता का उपयोग करके किसानों की नई तकनीकी पहुंचाना। यानी दोनों संस्थाओं के बीच एक समझौता हुआ है और इस समझौते के दौरान ये बात यहां पर निकल कर आई है कि किसानों को नई तकनीकी यहां पर पहुंचानी है। यानी किसानों को नई तकनीकी से आप कह सकते कृषि करने का काम किया जाएगा। और इसके तहत धानुका एग्रीटेक छोटे किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान भी करेगा। यानी जो छोटे किसान होते हैं उनको कृषि उत्पादन से संबंधित जो प्रशिक्षण जो है उनको दिया जाएगा। ये काम भी कौन करेगा? धानुका एग्रीटेक आप कह सकते हैं लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात की जाए धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 8 अगस्त 1980 को की गई और स्वर्गीय चिरंजीव लाल धानुका ने इसकी आप कह सकते हैं नींव रखी थी। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की अग्रणी भारत की अग्रणी कृषि इनपुट कंपनी में से एक है। यानी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड भारत की अग्रणी कृषि इनपुट कंपनियों में से एक है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए फोर्ब्स पत्रिका द्वारा एशिया प्रांत क्षेत्र में 1 अरब से कम की 200 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। यानी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी को जो आप कह सकते हैं 1 अरब से कम की 200 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में आप कह सकते हैं सूचीबद्ध किया गया है। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा ऐसा बताया गया है। कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध है। यानी इसका आप कह सकते हैं किस स्टॉक एक्सचेंज में भी नाम है? यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी आप कह सकते हैं इसको सूचीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए धानुका को 10वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया फेम 2018 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा कंपनी ऑफ द ईयर की श्रेणी से आप कह सकते हैं सम्मानित किया गया है। यानी 2018 के अंदर आप कह सकते हैं धानुका कंपनी को 10वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के दौरान इंडिया फेम द्वारा आप कह सकते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कंपनी ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो आप कह सकते हैं नवीन जिंदल को आप कह सकते हैं पदभार ग्रहण किया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल ने तत्काल प्रभाव से इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जिंदल ने दिलीप ओमान का आप कह सकते हैं स्थान लिया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि नवीन जिंदल ने किसका स्थान लिया है? तो आप कह सकते हैं दिलीप ओमान का स्थान लिया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारतीय मूल के लियो वर्डाकर किस देश के प्रधानमंत्री बने? जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। दोस्तों कहने का मतलब क्या है? भारतीय मूल के लियो वर्डाकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये आप कह सकते हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। और ये किससे संबंधित हैं? ये भारतीय मूल से संबंधित हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारतीय मूल के लियो वर्डाकर ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया, यानी इस्तीफा दे दिया। वह सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी के नेता के रूप में भी पद छोड़ दिया। वर्डाकर साल 2017 में देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2017 में देश के पहले
समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आयरलैंड की संसद का नाम क्या है, तो उनका नाम है डेल आयरन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आयरलैंड की संसद का नाम क्या है, डेल आयरन है। आयरलैंड की संसद आप कह सकते हैं कि स्थापना हुई थी 1297 ईस्वी में, और इसको वास्तुकार किया गया था एडवर्ड लोटे पियर्स द्वारा डिजाइन किया गया। यानी 1297 ईस्वी में आयरलैंड की संसद बनकर तैयार हुई या उसकी स्थापना की गई, और इसके वास्तुकार का नाम है एडवर्ड लोटे पियर्स, और आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। 1 जनवरी 1999 को आयरिश पाउंड को यूरो में बदल दिया गया। यानी इसकी पहले आप कह सकते हैं मुद्रा क्या थी, आयरिश पाउंड थी, और बाद में 1999 में इसको बदलकर क्या कर दिया, यूरो में बदल दिया गया। और आयरलैंड की राजधानी क्या रखी गई, डबलिन इसकी राजधानी है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। यानी विश्व वानिकी दिवस बनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब की, तो 2012 में की। इसी प्रकार से अगर बात की जाए विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम क्या है, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। यानी 2024 का आप कह सकते हैं इसका थीम क्या है, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, यानी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। यह आप कह सकते हैं इसका आप कह सकते हैं थीम है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान समय में 4.054 के हैप्पीनेस स्कोर के साथ 146 देशों में से 126वें स्थान पे है। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का 146 देशों में कौन सा स्थान है, तो आप कह सकते हैं 126वां स्थान है, जो इसे दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में से वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए खुशहाली के सूचकांक में अगर बात की जाए, भारत का स्थान नेपाल, बांग्लादेश और चीन जैसे पड़ोसी देशों में से भी नीचे है। और सबसे खुशहाल देश की अगर बात की जाए तो फिनलैंड है, और सबसे नाखुश देश की बात की जाए तो अफगानिस्तान है। दोनों ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड, और सबसे नाखुश देश कौन सा है, अफगानिस्तान। और भारत का इसमें रैंक कौन सा है, तो भारत का इसमें रैंक है 126वां। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 22 मार्च को आप कह सकते हैं विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस की शुरुआत हुई थी 1992 ईस्वी में, और इसको पहली बार बनाया गया था 1993 ईस्वी में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 23 मार्च को ही शहीदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आप कह सकते हैं फांसी दी गई थी, और इसी कारण से उसको शहीद दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की गई। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 24 मार्च को विश्व अक्षय रोग दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया, तो यह किया गया प्रभा वर्मा को। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके काव्य उपन्यास रोंदर साहित्यकम के लिए के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया गया, किस उपन्यास के लिए दिया गया, रोदर सात्विकम के लिए दिया गया, और किसे दिया गया, आप कह सकते प्रभा वर्मा को दिया गया। साल 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों पुरस्कारों में से एक है। यानी जो आप कह सकते हैं सरस्वती सम्मान जो है इसकी शुरुआत कब हुई, 1991 ईस्वी में शुरुआत हुई, और हर साल किसी भारतीय भाषा में लिखी गई, यानी भारत की जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं में किसी भाषा में लिखी गई कोई भी कृति है, और पिछले 10 सालों के अंदर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को यह दिया जाता है। यानी आप कह सकते हैं 22 भाषाओं में कोई भी किताब लिखी है, कोई भी कृति लिखी है, और पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई भी एक प्रतिष्ठित उत्कृष्ट साहित्य कृति को भी उन्होंने आप कह सकते लिखा है, तो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है शरद कमल को। इसी प्रकार से अगर बात की जाए खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल
आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के ध्वजावाहक पेरिस ओलंपिक में कौन होंगे? तो उनका नाम है शरद कमल। इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है और ये खेल पुरस्कार से विजेता भी हैं और 2 बार कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप में आप कह सकते हैं मेजबानी भी कर चुके हैं। इसी प्रकार भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में इस बात की घोषणा की कि शरद कमल ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। यानी कौन से नंबर के ध्वजावाहक होंगे? ये 19वें नंबर के ध्वजावाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने ध्वजावाहक के रूप में नेतृत्व किया था। यानी 2020 में जो टोक्यो के अंदर ओलंपिक हुए थे उसमें भारत की तरफ से ध्वजावाहक किसने किया था? तो आप कह सकते हैं हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने आप कह सकते हैं इसमें नेतृत्व किया था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है कब से कब तक चलेगा? पेरिस में 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 10,500 एथलीट भाग लेंगे। 32 खेल आयोजित किए जाएंगे और 329 पदक स्पर्धाओं के साथ ये प्रतिस्पर्धा होगी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए पैरा ओलंपिक भी आप कह सकते हैं पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेंगे। 22 खेलों में आप कह सकते हैं ये पैरा ओलंपिक खेला जाएगा। 4400 एथलीट इसमें भाग लेंगे और 549 पद स्पर्धाएं इसमें शामिल होंगी। ओलंपिक में अगर बात की जाए तो 206 देश भाग लेंगे और पैरा ओलंपिक की अगर बात की जाए तो 184 देश इसमें भाग लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी से पेरिस ओलंपिक से संबंधित है वो सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर के लिए फ्रीजियन कैप का अनावरण किया गया। यानी इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है फ्रीजियन कैप। और शुभंकर के लिए आप कह सकते हैं शुभंकर के पैरा ओलंपिक संस्करण में कृत्रिम पैर है। यानी पैरा ओलंपिक का जो संस्करण है उसमें क्या है? कृत्रिम पैर को इसका शुभंकर बनाया गया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो आप कह सकते संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएंगे, लॉस एंजिल्स नगर में। और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। यानी 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में और 2028 में संयुक्त राज्य के लॉस एंजिल्स नगर में आप कह सकते हैं ये ओलंपिक आयोजित करवाए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पुष्प। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कर्नाटक के चेलेकेरे में एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज के पुष्प नामक अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है और यह RLV का तीसरा लैंडिंग मिशन भी है। इसके साथ अगर बात की जाए पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। यानी इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। यानी डॉक्टर भी आप कह सकते हैं डॉक्टर A साराभाई की एक दूरदर्शिता के आधार पर 1962 में भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसरो का जो आप कह सकते हैं गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ और इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। यानी आप कह सकते हैं इसरो का गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आप कह सकते हैं बेंगलुरु में है। और पहले इसरो को किस नाम से जाना जाता था? तो इसरो को पहले जाना जाता था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए विक्रम अंबालाल साराभाई को इसरो के पहले अध्यक्ष थे। यानी विक्रम अंबालाल साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यानी आप कह सकते हैं जो इसरो का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विक्रम अंबालाल साराभाई को ही इसका जनक कहा जाता है। इसरो के अगर अध्यक्ष की बात की जाए वर्तमान समय में कौन है? S सोमनाथ हैं। और कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह किया गया अश्विनी कुमार को। इसी प्रकार से अगर बात की जाए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। अश्विनी कुमार पंजाब के जालंधर के एक प्रसिद्ध व्यवसायी उद्यमी और निर्यातक हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया अश्विनी कुमार को। इसी प्रकार से अगर बात की जाए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक बाजार में भारत में उद्यमियों का उद्यमशील भावना का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी स्थापना हुई है 1965 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। इसी प्रकार से अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई, 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, वैश्विक बाजार में भारतीय उद्यमियों की उद्यमशीलता भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कुछ पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो स्ट्रेटेजिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कह सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली और किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसी प्रकार से सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 1956 से 1961 तक चली और उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच चली, कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 1969 से 74 के बीच चली, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना इसकी प्राथमिकता थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 1974 से 1969 तक चली, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया और इसमें एक प्रमुख नारा दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, गरीबी हटाओ। यानी क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली और इसमें आप कह सकते हैं पांचवी योजना को जो है पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं इसमें उसका पूर्ण विकास किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 1985 से 90 के बीच चली, फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता आप कह सकते हैं प्राथमिकता दी गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 1992 से 1997 तक चली, रोजगार नए रोजगार सृजन किए गए, जनसंख्या पर नियंत्रण करने की प्राथमिकता रखी गई। इसी प्रकार से अगर बात की जाए नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 तक चली और इसमें 7% जो है विकास दर रखी गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 2002 से 2007 तक चली और इसमें स्वयं रोजगार और संसाधनों का विकास के ऊपर जोर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 2007 से 2012 तक चली और इसमें आप कह सकते हैं तेजी से विकास किया गया और प्राथमिकता आप कह सकते उद्योगों को दी गई थी। इसी प्रकार से 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 2012 से 2017 तक चली, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता पर आप कह सकते सुधार किए गए और इनको विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे हरित क्रांति है, इसका संबंध आप कह सकते हैं खाद्यान्न उत्पादन से है। और हरित क्रांति के जन्मदाता की बात की जाए तो कौन है, MS स्वामीनाथन है, जिनको हाल ही में भारत पुरस्कार दिया गया। श्वेत क्रांति की अगर बात की जाए संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है और आप कह सकते हैं कुरियन जो आप कह सकते हैं श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। इसी प्रकार से नीली क्रांति की बात की जाए तो मत्स्य उत्पादन से है, यानी मछली उत्पादन से संबंध है इसका। भूरी क्रांति या धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है, सीमेंट, उर्वरक और उन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे, अंडा यानी मुर्गी पालन से संबंधित है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कृषि क्रांति का संबंध किससे है, बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे, टमाटर और मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुषीय क्रांति लाई गई। इसी प्रकार से अगर बात की जाए सैफरॉन क्रांति का संबंध किससे, केसर उत्पादन से। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा केसर कहां पर उत्पादित होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे, बांस उत्पादन से है। मुख क्रांति का संबंध किससे है, मोटे अनाजों के उत्पादन से है। और प्रामणी क्रांति का संबंध किससे है, भिंडी उत्पादन से है। दोस्तों अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो टारगेट जॉब स्कैन को आप कह सकते हैं लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर आपको PDF फाइल प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।